राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोना मिस। ना रुकेंगे हम, ना थकेंगे हम, यूं ही अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलेंगे हम। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया की पॉलिटी, उसमें भी भारत का संविधान पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से संविधान सभा की मांग करी गई थी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। वो भी कैसी थी? अनौपचारिक। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा वो भारतीय तय करेंगे। फिर 1924 में एक पार्टी के रूप में मांग करी गई थी। फिर 1927 में बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें संविधान सभा की मांग उठाई थी मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी थे ब्रेकन, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि तुम्हारा संविधान बनेगा, लेकिन जब जो तुम संविधान बना के लाओगे उसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की क्या होनी चाहिए? स्वीकृति। और इस चुनौती को स्वीकार किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और इसके बाद में ही आती है 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू ही लेके आए थे। वो उस समय के जाने माने वकील हुआ करते थे। उन्होंने इसके अंदर अधिराज्य डोमिनेंट स्टेटस की मांग करी थी, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था, और इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार भी कर दिया गया था। उसके बाद में 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की जो व्यक्तिगत मांग करी थी, औपचारिक तरीके से मांग किसने करी थी? एम.एन. रॉय ने करी थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग करी गई थी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा नोट लगा के लिखेंगे कि जो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार किया था क्यों? अस्वीकार किसने किया था? वहाँ उनका भी तो कोई नेता वगैरह हुआ करता होगा ना। तो एक नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या किया? 1929 में 14 सूत्रीय मांग पत्र रखे। 14 सूत्रीय मांग पत्र रखे। इसको क्या बोलते थे? जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग पत्र। 14 सूत्रीय मांग पत्र बोलते। और इन्हीं 14 सूत्रीय मांग पत्र को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी पुस्तक थी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में भारत के विभाजन का कारण बताया था। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे अपन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में जिन्ना के इन 14 सूत्रीय मांग पत्र को भारत विभाजन का कारण बताया। मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1929 में 14 सूत्रीय मांग पत्र रखे, जिनको जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग पत्र कहा। इन जो 14 सूत्रीय मांग पत्र थे, इनको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अपनी पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग पत्र को भारत विभाजन का कारण बताया था। यहाँ तक राइट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आएगा लाहौर अधिवेशन। हम चलेंगे लाहौर अधिवेशन में। हम लोग एक कहानी के जैसे पढ़ेंगे इसको। तुम भारत का संविधान लास्ट में से लगेगा कि जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा चुटकियों में। नेक्स्ट है 1929
का लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, मतलब पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो गए थे अपन, स्वतंत्रता की मांग करी थी इन्होंने, हुए नहीं थी मतलब स्वतंत्रता की मांग करी थी। अधिराज्य डोमिनेंट स्टेटस की मांग करी थी 1928 में। इनके पिता मोतीलाल नेहरू ने उसको तो अस्वीकार कर दिया था मुस्लिम लीग ने, और वो पास भी नहीं हुआ था। उसके बाद में 1929 का लाहौर अधिवेशन आया था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी। लाया कौन था? इसकी जो अध्यक्षता किसने करी थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू। मांग किसकी मांग करी थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी। और इसी लाहौर अधिवेशन में डिसाइड किया गया था कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस अधिनियम के तहत, इस अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यहां तक राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है 1929 तक आ गए। 1929 के बाद में आएगा 1930, 31 और 32। फिर उसके बाद में हुए थे गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद में हुए 1930, 1931 और 1932। 1932, ठीक है। 1930 ये हुए गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये जो 1930 था, ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जिसका कांग्रेस ने क्या किया? विरोध किया। कांग्रेस ने विरोध। फिर 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और 1938 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन। जो कि कैसा रहा था? असफल। ये असफल रहा था क्योंकि इसमें लड़ाई हो गई थी 1932 में। अनबन हो गई थी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। भीमराव अंबेडकर के बीच। भीमराव अंबेडकर के बीच क्यों हुई थी? क्योंकि भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हो, और गांधी जी बोल रहे थे कि दलित हिंदू का ही एक भाग है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अब मैं आपसे पूछूं कब स्टार्ट हुई थी? 1909 में। किसने स्टार्ट करी थी? मिंटो ने। मिंटो ने स्टार्ट करी थी। फिर 1909 में इसका क्या विस्तार कर दिया था? ईसाई
भारतीय, यूरोपीय, सिख और आंग्ल भारतीय के लिए। अब इस तरीके से तो हम भारत के टुकड़े कर देंगे, विभाजन कर देंगे, तो गांधी जी बोल रहे हैं कि ये भारतीयों का ही भाग है। तो सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट। गांधी जो है, गांधी जी कहाँ थे? यवरदा जेल में। यरवदा जेल में थे। यवरदा नहीं, यरवदा जेल। उन्होंने यहाँ पे क्या किया? अनशन किया था। फिर बीच में आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे कैसे काम चलेगा? दो महान व्यक्ति और ऐसे बीच में लड़ाई हो रही तो कैसे चलेगा? फिर इन्होंने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं बीच में। कौन आए बीच में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इनके बीच में क्या करवाते हैं? समझौता करवाते हैं गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। उसके बाद में जो गांधी जी है, दलितों को आरक्षण देने के लिए मान जाते हैं, आरक्षण देने के लिए मानते हैं। और भीमराव जो अंबेडकर है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो जिद है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं। आगे ये सही चार्ट बना लो पहले तो आप लोग। सबसे पहले ये चार्ट बनाओ, फिर मैं आगे लिखवाती हूँ। पूना पैक्ट लिखेंगे। असफल। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये लिख लेती हूँ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ तक ये चार्ट बनाओ और ये बातें लिखो। आगे लिखते हैं हम। नेक्स्ट आगे लिखेंगे अगस्त 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई, जिसमें दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल करने के लिए कहा गया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने करी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब करी? 16 अगस्त 1932 में। इसका जो विरोध किया था किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और कहा दलित हिंदुओं का ही भाग है।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के खिलाफ, इस पंचायत के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में इस सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ आमरण अनशन किया। आमरण अनशन करते हैं महात्मा गांधी। फिर एंट्री होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बीच में पूना पैक्ट करवाते हैं। किसकी मध्यस्थता में होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता में। किस किस के बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसके तहत ये लोग क्या करते हैं? गांधी जी मान जाते हैं आरक्षण देने के लिए, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो जिद छोड़ देते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन की। तो नेक्स्ट लिखेंगे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932। डेट ध्यान रखना। बीच में किस किस के हुआ? किसके बीच में? किसके बीच में? किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मध्यस्थता किसने की? मध्यस्थता, इसकी मध्यस्थता में हुआ था, किसकी एंट्री हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्या हुआ कि ये दलितों को आरक्षण देने के लिए मान गए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सांप्रदायिक निर्वाचन की जिद छोड़ दी। सांप्रदायिक निर्वाचन की जिद छोड़ दी। समझ में आया? पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत कब आए थे? 16 अगस्त 1932 को। कौन लेकर आए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके लिए लाए थे? दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल करने के लिए। जिसका विरोध कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। कहाँ कर रहे थे? यरवदा जेल में। तो आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसे कैसे एक महान नेता को मरने दिया जा सकता था? फिर एंट्री होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उनके बीच में पूना पैक्ट करवाते हैं सितंबर 1932 को। इन दोनों के बीच में समझौता होता है। फिर महात्मा गांधी दलितों को आरक्षण देने के लिए मान जाते हैं, आरक्षण के लिए मानते हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी क्या करते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन की जिद को छोड़ देते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है पूना पैक्ट हो गया। 1932 तक आ गए अपन चलते चलते। 1932 तक शेयर कर लिया अपन ने, घुमा दिया तुमको संविधान में 1932 तक। फिर हम चलेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है। अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है ये। मतलब संविधान में अधिकतर प्रावधान है ना इसी अधिनियम से लिए गए हैं, और देशों से भी लिए गए हैं, लेकिन इस अधिनियम से सबसे ज्यादा प्रावधान लिए गए हैं। तो ये क्या था? 1935 का भारत शासन
अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम 321 आर्टिकल 14 भाग के साथ शुरू हुआ था, जिसके अंदर इसकी खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी। सबसे बड़ी कमी क्या थी, इसकी खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 की प्रस्तावना को इसने क्या मान लिया था, खुद की प्रस्तावना मान लिया था, और इसमें कहीं पर भी आजादी का उल्लेख नहीं था। इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करी गई थी। इसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन, मैंने कहा था प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। उसको तो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और केंद्रों में द्वैत शासन की स्थापना कर दी। फिर क्या किया, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करी गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के एक्ट के द्वारा। तुलना करते चलना, क्योंकि पीछे का भी तुलना करना जरूरी है, क्या मिक्स होता जाता है। तो 1919 के एक्ट में लोक सेवा आयोग की स्थापना करी थी। अखिल भारतीय सेवा की स्टार्ट कब से हुई थी, 1935 के एक्ट के द्वारा। इसी के द्वारा फर्स्ट बार जो प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी, फर्स्ट बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था करी थी, लेकिन हुआ कब था, 1937 के अंदर। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट द्वारा 1937 में करी गई थी, जिसके जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो मोरिस गवेर थे। हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1919 के एक्ट के द्वारा करी गई थी, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। इन दोनों, अब तुम पूछोगे कि मैम फर्क क्या है, मिस फर्क क्या है इन दोनों के अंदर। इसके अंदर फर्क ये है कि जो 1919 के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, उसकी अपील लंदन की प्रिंसिपल काउंसिल थी, वहां पे उसमें अपील नहीं करी जा सकती। लेकिन जो संघीय न्यायालय था, उसके द्वारा इसकी अपील वहां पे करी जा सकती थी। जैसे कि अभी हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अपन, लेकिन उस टाइम पे क्या था, संघीय न्यायालय था, एक सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं कर सकता, लेकिन संघीय न्यायालय क्या कर सकता था, वहां पे अपील कर सकता था। ये इसकी खुद की एक प्रस्तावना नहीं थी, इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था इसमें बहुत सारे ब्रेक तो है, लेकिन इसमें खुद का कोई इंजन नहीं है, तो इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी, जिसमें बहुत सारे ब्रेक लगे हुए। इनकी बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने कहा था, सॉरी टू से थोड़ा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। किसको, 1919 को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया था, क्योंकि इन्होंने 1919 का जो एक्ट था, उसकी प्रस्तावना को ही क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ये सब था 1935 का भारत शासन अधिनियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको। यह अधिनियम 321 अनुच्छेद 10 अनुसूची तथा 14 भाग के साथ शुरू हुआ। इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, खुद की प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के एक्ट की प्रस्तावना को ही स्वीकार कर लिया गया था। 1919 के एक्ट की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस एक्ट को दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। यहीं पे लिख लेते हैं अपन नेक्स्ट। इसी लिए
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस एक्ट मतलब 1935 के बाल शासन अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा। दास्ता का अधिकार पत्र कहा। और इसीलिए इसकी खुद की प्रस्तावना नहीं थी, 1919 के एक्ट की प्रस्तावना को ही स्वीकार कर लिया गया था। तो इसीलिए इसको और क्या कहा था इन्होंने, एक इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है खुद का। वो भी किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेक्स्ट 9 है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा इंजन रहित गाड़ी कहा, जिसमें बहुत सारे ब्रेक है लेकिन इंजन रहित गाड़ी है, जिस ब्रेक का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इसी में, इसके तहत क्या किया गया था, प्रांतों में वे शासन को, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 1919 के एक्ट, 1919 के एक्ट में प्रांतों में देश शासन लागू किया गया था। उसको समाप्त कर देश शासन को समाप्त कर केंद्रों में लागू किया गया। विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी गई। प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त कर केंद्रों में लागू कर दिया गया। और इसी एक्ट के क्या किया गया था, नेक्स्ट लाइन है, साथ के साथ राइट करते जाना। फिर है जो केंद्र और प्रांतों में जो विषयों का बंटवारा किया गया था, उनमें एक सूची बना दी गई। केंद्र और प्रांतों में विषयों का बंटवारा कर 3 सूचियों में विभाजित किया गया। तो 3 सूची कौन कौन सी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फर्स्ट है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची।
तुम पूछोगे मिस ये क्या भला है। संघ सूची में के लिए कानून जो है केंद्र बनाती थी, या अभी भी केंद्र बनाती है। संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र। राज्य सूची में कौन बनाता है? राज्य की गवर्नमेंट बनाती है। और समवर्ती सूची में जो संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और इसमें कितने विषय थे उस टाइम पे? इसमें 59 विषय थे, इसमें 51 विषय थे, और इसमें 36 विषय थे उस टाइम पे। अभी कितने इसमें वर्तमान में? पहले और वर्तमान में कितने हैं? संघ सूची में 100 विषय, इसमें 69 विषय हैं, और इसमें 61 विषय हैं। यहां तक राइट करो, यहां तक राइट करो। सॉरी, इसमें 54 है और इसमें 62। इसमें 52 है और इसमें 61 है। संघ सूची में 59 है, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में पहले थे 54 विषय, अभी 61 है। पहले समवर्ती सूची में 36 थे, अभी कितने हैं? 52 विषय हैं। नेक्स्ट है, इनके अतिरिक्त एक सूची और हुआ करती थी, अवशिष्ट विषय। नोट लगा के लिखना। एक हुआ करता था अवशिष्ट सूची। ऐसी सूची जिसका उल्लेख तीनों बोले तो संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तीनों में ना हो, तीनों में नहीं हो, वो कहाँ होंगे? अवशिष्ट सूची के अंदर आएंगे। इस पे जो कानून उस टाइम पे कानून कौन बनाता था? कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति उस समय गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। वर्तमान में किसको कौन बनाती है कानून? वर्तमान में कानून केंद्र। कौन बनाता है? केंद्र बनाती है, केंद्र सरकार। ठीक है, यहां तक राइट करो अपना। व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। छह कौन कौन थे? याद रखने की ट्रिक है, एम बी 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 एस ए। एम से हो जाएगा मद्रास, बी से हो जाएगा बॉम्बे, एक बी से हो जाएगा बिहार, एक बी से हो जाएगा बिहार, एक बी से हो जाएगा बॉम्बे, एक बी से हो जाएगा बॉम्बे, बिहार, और थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है, थोड़ा संयुक्त, ऐसे हो जाएगा संयुक्त प्रांत, और ए से हो जाएगा असम। मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया,
असम हो गया। 1 B से सोलर माइंस पूरा भी याद आएगा फिर बता दूंगी। नेक्स्ट इसी में पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या, इसके द्वारा क्या किया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हो गई, MBBS। तो यहाँ तक था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1B से हो जाएगा बंगाल। इसी के द्वारा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, इस एक्ट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम समझ में आया होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी। 321 आर्टिकल, 14 भाग, 10 अनुसूचियों के साथ स्टार्ट हुआ था और इसमें कहीं भी आजादी का उल्लेख नहीं था। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इसमें कहीं भी आजादी का उल्लेख नहीं था। कहीं भी आजादी का उल्लेख नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा छह जगह पे क्या करी गई थी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करी गई थी। कौन कौन सी, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल और असम। ये 6 जगह थी, यहाँ पे स्थापना करी गई थी। और इसमें क्या किया गया था कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करी गई। संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी और इसी के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना, जो केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और जो राज्य थे उसके बीच जो विषयों का बंटवारा किया गया था, उसके लिए 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाता, केंद्र बनाता था। राज्य सूची पे कानून राज्य की गवर्नमेंट बनाती थी और जो समवर्ती सूची थी उस पे संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाते थे। और इनका जो उल्लेख जिस किसी में भी नहीं हो, उसका उल्लेख किसमें मिलता था, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट सूची के अंदर मिलता था। नेक्स्ट हम लोगों ने इसी के अंदर देखा था 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही, इसमें एक चीज और रह गई है, इसी में एक चीज और रह गई आगे। इसके द्वारा 3 चीजों को 3 भारत। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा है। मैंने कहा है अधिकतर प्रावधान संविधान के इसी अधिनियम से लिए गए हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम नियम को निर्देशों का उपकरण कहा गया। वर्तमान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान के जो नीति निर्देशक तत्व है, आगे पढ़ेंगे अपन लोग नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इनका उल्लेख मिलता है। फर्स्ट बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मैंने बता दिया था संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अंतर। इसकी अपील लंदन के प्री पेपर काउंसिल में
अपील करी जा सकती थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपील नहीं करी जा सकती थी। फर्स्ट बात, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई कब करी गई थी? 1937 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस कौन थे? मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर। कौन थे? मॉरिस गवेयर। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम को निर्देशों के उपकरण कहा गया, जिसको वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। फर्स्ट बार संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी, 1937 में करी थी, और मुख्य न्यायाधीश जिसके कौन थे? मॉरिस गवेयर। उसी संघीय न्यायालय की जो अपील कहाँ करी गई थी, कहाँ करी जा सकती थी? लंदन की प्रीवी पर काउंसिल के अंदर। राइट कर लिया? यहाँ तक राइट कर लेना, वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना। नेक्स्ट इसी में हम लोग लिखेंगे आगे। इस अधिनियम के द्वारा 6 राज्यों में द्विसदनात्मक अधिनियम द्वारा निम्न को अलग किया गया। फर्स्ट है बर्मा, जिसको वर्तमान में तुम क्या बोलते हैं? म्यांमार। बर्मा को भारत से अलग किया गया। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सिंध को बॉम्बे से और बिहार व उड़ीसा। बर्मा को भारत से अलग किया, सिंध को बॉम्बे से और बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। ना रुकेंगे हम, न थकेंगे हम, यूं ही अपने कर्म लगातार पथ पर बढ़ाते चलेंगे हम। आप सभी का सपोर्ट यूं ही बनाए रखना। मुझसे थोड़ी बहुत कोई मानवीय भूल हो जाती है बोलने में, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।